WWE स्क्रिप्टेड होती है, इसमें तो अब कोई हमें शक रह नहीं गया। लेकिन हमेशा जो WWE की स्क्रिप्ट में लिखा होता है वो टीवी पे हमें एट द एंड देखने को नहीं मिलता, और इसके पीछे कई बार होते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ इवेंट्स जिसकी वजह से बड़े बड़े प्लान्स WWE को कैंसिल करने पड़े। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे इंसिडेंट्स की, ऐसे टाइम्स की, ऐसी स्टोरी लाइन्स की जो WWE को कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि WWE भी मजबूर हो गई अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने के लिए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम जाए नंबर 10 में, ब्रायन डैनियल्सन के ऊपर असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का लेटेस्ट सुपरस्टार स्पॉटलाइट आ चुका है। क्या उनका करियर खत्म हो गया है? क्या वो वापस आने वाले हैं WWE के अंदर? किस डायरेक्शन में उनका करियर जाएगा? सब कुछ हमने वहां पे बात की है। लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन। असली अखाड़ा को सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आती है रोमन रेंस की कहानी। बिकॉज रोमन रेंस इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने की। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने की कोशिश कर रहे थे और फाइनली जब वो उनका टाइम आया एट समरस्लैम 2018 कि रोमन रेंस उस चैंपियनशिप को कैप्चर कर चुके थे और WWE और विंस मैकमैन का वो जो पुश इतने टाइम से प्लान था वो होने वाला था। लेकिन फाइनली वो चैंपियनशिप जीतने के बाद रोमन रेंस का ल्यूकीमिया यानी कि जो कैंसर की बीमारी रोमन रेंस के अंदर पहले भी पाई गई थी, उसका दोबारा से जो है वो सामने रिपोर्ट्स आती हैं कि रोमन रेंस को एक बार फिर से ल्यूकीमिया पाया गया है और उसकी वजह से उनको अपना टाइटल है जो रिलिंक्विश करना पड़ेगा। और अक्टूबर 22 को सेम ईयर में वो अपने टाइटल को रिलिंक्विश कर देते हैं और एक ऐसा रन जो कि WWE में इतने टाइम से पेंडिंग था, फाइनली वो मोमेंट आई थी और रोमन रेंस वो उस रन को कभी वैसे जी नहीं पाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसकी वजह से हमें आज ट्राइबल चीफ देखने को मिला, तो चीजें समटाइम्स एंड ग्रेटर देन वी एक्सपेक्ट, लेकिन ये चीज डेफिनेटली WWE को उस समय चेंज करनी पड़ी। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो विंस मैकमैन की अभी रिसेंट रन जब वो WWE को हैंडल कर रहे थे, ऑस्टिन थ्योरी के पीछे अब वो पड़ चुके थे। उनको ऑस्टिन थ्योरी के अंदर दिखता था अलग जॉन सीना और उनको ऐसा लगता था कि भाई अब ये जॉन सीना को हरा के ही जॉन सीना बनेगा, और वही चीज रेसलमेनिया में हुई भी। और ऑस्टिन थ्योरी का पुश एक ऐसे लेवल पे चला गया था कि अब इसको हम धीरे धीरे सब टाइटल भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही एलिगेशन सामने आए कि मिस्टर मैकमैन और जेनेल ग्रांट का इतना बड़ा लॉसूट है जिसकी वजह से ना ही सिर्फ विंस मैकमैन को WWE से छोड़ के वो चले गए, लेकिन WWE से पूरा उनका नामो निशान ही मिटा दिया गया। और उस पर इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री हमने अभी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी जरूर चेकआउट करें। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ऑब्वियसली इस पूरी चीज में मारे गए बिकॉज उसके बाद जो नई रिजीम आई, जो नए बॉसेस आए, जितना कंट्रोल ट्रिपल एच के पास बढ़ गया, तब से लेके अब तक तो हमने ऑस्टिन थ्योरी के पुश में कुछ चेंज देखा नहीं है। तो अभी तक तो क्लियरली हम ये बात मान सकते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का पुश कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज मिस्टर मैकमैन के एलिगेशंस थे और मे बी उनको लगा कि हम ऐसे सुपरस्टार को पुश करेंगे जिसको विंस पसंद करता था तो वो भी हमारी फेवर के अगेंस्ट काम कर सकता है। तो ये चीज गाइस पॉसिबिलिटी थी। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जो कैंसिल तो हो गई रियल लाइफ इवेंट्स की वजह से, लेकिन काफी लोग खुश भी थे कि फाइनली ये स्टोरी खत्म हुई। बिकॉज ये एक पॉइंट पे लेसी एवंस जब WWE के अंदर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि इनको अब नया वो बेकी ट्रिश लीटा वाला मोमेंटम दिया जाएगा, सारी चैंपियनशिप्स। लेकिन कभी भी अपनी ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन लेसी बनाई नहीं पाई। WWE ने उनको मरीन की तरह यूएस वाला फ्लैग और वो बाकी सारी चीजें यूज करके भी ट्राई करके देखा, लेकिन वो चीजें काम नहीं करी। तो जो आखिरी ऑप्शन उनके पास था वो ये था कि लेसी एवंस को शार्लेट के साथ फ्यूड करवाएं और ये ब्लॉन्ड वर्सेस ब्लॉन्ड की फ्यूड में रिक फ्लेयर यानी कि नेचर बॉय और शार्लेट फ्लेयर के फादर अगेंस्ट हो जाएंगे उनके, और लेसी के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाएंगे ऑन स्क्रीन। किसने सोचा था कि ये आइडिया फैंस को इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि एक रियल लाइफ इवेंट ही इसको रोक देगा। लेकिन जब लेसी एवंस की प्रेगनेंसी की न्यूज सामने आई तो जितने खुश फैंस थे उतनी ही फ्रस्ट्रेटेड WWE थी बिकॉज उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया था इस स्टोरी के अंदर। उनको चाहिए था कि ये काफी आगे बढ़ाएंगे और मे बी लेसी एवंस को ये बात पता नहीं थी खुद भी, लेकिन WWE वाले उस चीज से खुश नहीं थे कि इस पॉइंट पे जब हम तेरे को पुश कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट वाला सीन कहां से आ गया। और उसके बाद लेसी एवंस को किसने देखा, कहां देखा, क्या हुआ, वो तो भाई आप लोग जानते ही हैं। नंबर 7 की बात करते हैं तो ये काफी रीसेंट इंसिडेंट है और 2024 में जब रेसलमेनिया आने वाली थी काफी सारे रूमर्स आ रहे थे कि गुंथर का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होगा और ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आके गुंथर को एलिमिनेट करेंगे, उस टाइप के रूमर्स हमें सुनाई दे रहे थे। लेकिन जब रॉयल रंबल हुई वहां पे ब्रॉक लेसनर का कोई नामो निशान नहीं था, एक और बी से बंदा जरूर था और उसका नाम था ब्रॉन ब्रेकर। और जब ये शो खत्म हुआ तो बाद में रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि ब्रॉक लेसनर को एक्चुअली में ब्रॉन ब्रेकर ने ही रिप्लेस करा था और सेम विंस मैकमैन वाले लॉसूट में ब्रॉक लेसनर का नाम आने की वजह से WWE
WWE को सारी स्टोरी लाइंस में से, WWE 2K24 के कवर से और बाकी हर जगह से ब्रॉक लेसनर का भी नाम मिटाना पड़ा और उसकी वजह से जो गुंथर वर्सेस ब्रॉक का मैच होने वाला था वो कभी हुआ नहीं और WWE को वो स्टोरी भी कैंसिल करनी पड़ गई। इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है ये नंबर 6 पे, बिकॉज ये इंसिडेंट की टाइमिंग इतनी गंदी है कि WWE नहीं, ये WCW का इंसिडेंट है और ये है ब्रेट हार्ट और केविन नैश का मैच। अब WWE में इनका मैच हुआ था लेकिन तब इतनी हाइप नहीं थी, लेकिन जब ये दोनों WCW में जा चुके थे, इनका कैरेक्टर काफी स्ट्रांग था, तो उनको लगा कि ये सही पॉइंट आ गया ब्रेट को सामने केविन के लाने के और ये मैच एक आइकॉनिक मैच बन सकता है, बड़े स्केल पे किया जा सकता है। केविन नैश ने इसको पर्सनल फ्यूड बना दिया था और वो टुनाइट शो पे भी गए और वहां पे उन्होंने ब्रेट हार्ट के बारे में उल्टा सीधा बोला। इनफैक्ट इसको रियल दिखाने के लिए ब्रेट हार्ट भी फ्लाई कर रहे थे और एक प्लेन में बैठे हुए थे टुनाइट शो में अपनी अपीयरेंस देने के लिए, लेकिन जब वो उस फ्लाइट में थे तो उनको इन्फॉर्म करा गया, उनको पता लगा कि ओवेन हार्ट यानी कि उनके सगे भाई की हो चुकी है डेथ और उस टाइम पे ब्रेट हार्ट जो है वो अंदर से हिल चुके थे पूरे तरीके से। और एरिक बिशॉफ जो कि उस टाइम पे WCW के हेड ऑफ क्रिएटिव थे, उनके पास दो चॉइसेस थी, क्या ब्रेट हार्ट को मैं मनाऊं और किसी तरीके से हमें बिग मनी मैच करें या फिर हम ना करें, और उन्होंने खुद डिसाइड करा कि ये सही टाइम नहीं रहेगा और ओवेन हार्ट की डेथ के बाद अगर हम एक ऐसा एंगल रन करेंगे जहां ब्रेट की भी बेइज्जती हो रही है तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हीट ला सकता है, कंपनी को दिक्कत में डाल सकता है और इस वजह से WCW के अंदर कभी ब्रेट हार्ट वर्सेस केविन नैश की स्टोरी हमें देखने को ही नहीं मिली। अब टॉप 5 पे चलते हैं और फायरी सिचुएशंस क्रिएट होने वाली हैं बिकॉज बहुत कुछ है भाई, यहाँ पे स्टोरीज मस्त मस्त आपको जानने को मिलेंगी। और नंबर 5 पे आता है ट्रिपल एच और CM पंक का मैच जो कि कैंसिल हो गया था फॉर रेसलमेनिया 30 बिकॉज CM पंक ने डिसाइड करा मेरा बहुत हो गया, मैं चला WWE से बाहर। और ये है रॉयल रंबल 2014 की बात जो कि लास्ट टाइम था और CM पंक ने जनवरी 27 को वॉकआउट कर दिया था WWE से फॉर पर्सनल रीजंस। अब वो कहानी बहुत हम सुन चुके हैं, अब तो CM पंक WWE में वापस भी आ चुके हैं, लेकिन उस पॉइंट पे ट्रिपल एच और CM पंक एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रखने के बाद कि मुझे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में क्यों नहीं डाला जा रहा और उसके ऊपर से ट्रिपल एच के साथ तुम मैच मेरा कराना चाहते हो जो मैं खुद नहीं करना चाहता, इस बंदे को मैं रियल लाइफ में पसंद नहीं करता। तो WWE ने बहुत ज्यादा तंग कर रखा था CM पंक को और उसकी वजह से उन्होंने सिर्फ इस मैच में कंपीट करने से मना नहीं करा, उन्होंने उस कंपनी में ही उस दिन से कंपीट करने के लिए मना कर दिया एंड ही वॉकड आउट ऑन विंस मैकमैन एंड द WWE, जिसकी वजह से CM पंक और ट्रिपल एच का मैच कभी हमें तब देखने को नहीं मिला। नंबर 4 पे आते हैं तो ये भी एक ऐसी चीज है जो डेफिनेटली रियल लाइफ है लेकिन पॉलिटिक्स बताती है उस टाइम कैसी चलती थी रेसलिंग के अंदर। शॉन माइकल्स वर्सेस ब्रेट हार्ट का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 13 में और शॉन माइकल्स उस टाइम पे एक ऐसा बंदा था जिसको विंस एक बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड मानते थे, लेकिन दूसरी तरफ उसका एटीट्यूड ऐसा था कि उसके साथ काम करना आसान नहीं था। बैकस्टेज वो केओस मचा के रखता था, लोगों को उल्टा सीधा बोलता था, बहुत बार अपने प्रोमोज में ऑफ द स्क्रिप्ट चले जाता था लोगों की बेइज्जती करने के लिए और इन सारी चीजों की वजह से शॉन माइकल्स को काफी लोग हेट भी करते थे। और इसके अलावा उनकी एक प्रॉब्लम थी कि अपना ये चैंपियनशिप जब उनको पता लगता था कि वो हारने वाले हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता था कि मैं इसको ड्रॉप नहीं करूंगा, स्पेशली अगेंस्ट ब्रेट द हिटमैन हार्ट, बिकॉज इन दोनों की रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। लेकिन 1997 में जब WWE का बिजनेस नीचे गिर रहा था तो विंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको चेंज करना था अपना चैंपियन, लेकिन शॉन माइकल्स ने यहाँ पे एक ऐसी चीज करी कि वो मेक श्योर कर पाए कि ब्रेट हार्ट से तो मैं अपना टाइटल नहीं हारूंगा और उन्होंने अपनी एक नी इंजरी को इतना बड़ा बना दिया जो कि उतनी बड़ी कभी भी नहीं थी और एक ऐसे डॉक्टर के पास वो चले गए जो प्रोफेशनल एथलीट्स को देखने में एक्सपर्ट भी नहीं था और उस डॉक्टर ने शॉन माइकल्स को बोल दिया कि तेरे को वही रेस्ट करना चाहिए और तेरे को अब से कभी नहीं लड़ना चाहिए बिकॉज तेरा करियर हो चुका है खत्म। और इस रिपोर्ट को लेके वो चले गए WWE के पास कि मेरी नी जो है वो बुरे तरीके से हो चुकी है खत्म और मैं अभी मैच नहीं लड़ पाऊंगा ब्रेट हार्ट के साथ। इतना ही नहीं, एक पूरी सेगमेंट करी गई मंडे नाइट रॉ पे जहां पे शॉन माइकल्स आके अपना टाइटल रिलिंक्विश करके विंस के हाथों में देते हैं और उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसी आइकॉनिक लाइन बोली जो कि आज तक याद रखी जाती है। शॉन कहते हैं कि समवेयर इन दिस प्रोसेस आई लॉस्ट माय स्माइल, कि मेरे चेहरे की मुस्कान जा चुकी है और वो टाइटल विंस के हाथों में देके चले जाते हैं। अब स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, जबकि ब्रेट हार्ट का मैच नहीं हुआ शॉन माइकल्स के साथ, ये चैंपियनशिप बाद में जाके ब्रेट हार्ट ही जीतते हैं और ये वेकेंट टाइटल था और 2 महीने बाद शॉन माइकल्स वापस आ जाते हैं WWE में बिकॉज वो दूसरे डॉक्टर के पास गए जो प्रोफेशनल एथलीट्स को देखने में एक्सपर्ट है और उसने रिपोर्ट दी कि पहली रिपोर्ट बिल्कुल बेकार थी, अब तू लड़ सकता
है तेरा कोई करियर खत्म नहीं हुआ। तो चालाकी इतनी और हेट इतनी अगेंस्ट ब्रेट हार्ट कि शॉन माइकल्स इतना भी करने पे उतर गए। नंबर 3 पे चलते हैं और ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी है विंस की तो शायद आप ये बात जानते होंगे, लेकिन एक टाइम पे WWE ये स्टोरी करना चाहती थी कि विंस मैकमैन की डेथ हो जाएगी और इसके अराउंड हम एक एंगल बनाएंगे। तो जब वो लिमोजीन बैकस्टेज एक्सप्लोड हुई तो सारे लोग शॉक हो गए। दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि विंस की गाड़ी कैसे फट गई। और अगली मंडे नाइट रॉ पे ये लोग एक एंगल करने वाले थे जहां पे विंस मैकमैन को ट्रिब्यूट दिया जाएगा मंडे नाइट रॉ में और एक्चुअली दिखाया जाएगा कि ही इज नाउ डेड। लेकिन उसी पीरियड में क्रिस बेनोआ का पूरा केस हुआ जहां पे क्रिस बेनोआ ने अपने बच्चे और बीवी की जान ली और उसके बाद खुद सुसाइड कर दिया। और वहां पे WWE वाज फोर्स्ड कि इस रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से क्रिस बेनोआ के ऊपर उनको वो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड डेडिकेट करना पड़ा, विंस मैकमैन की डेथ के ऊपर नहीं। और ये रॉ शुरू होने से पहले इस खाली एरिना में विंस मैकमैन आके स्पीच देते हैं कि जबकि स्टोरी लाइन में हम ये दिखाना चाहते थे इस रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से हम वो स्टोरी को कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसा बहुत ही कम बार गाइस हमें एक्चुअली WWE में देखने को मिला है। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो ये भी एक काफी नोन इंसिडेंट है, लेकिन इसकी रेपरकशंस यानी कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो चीजें इससे हुई वो बहुत बड़ी थी। तो इस पूरी सिचुएशन को कर्टन कॉल बोला जाता है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पुराने टाइम में आई थिंक 1996 या कभी ये हुआ था जब ऑफ एयर सब कुछ हो गया है, लास्ट मैच है और केविन नैश और स्कॉट हॉल WWE छोड़ के जाने वाले हैं। तो उनके रियल लाइफ फ्रेंड्स ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स उनको वहां पे गले मिलने जाना चाहते थे, उनको एक फाइनल गुड बाय बोलने जाना देते थे। लेकिन उस टाइम WWE छुपाती थी कि हम जो करते हैं वो रियल ही है, किसी को पता नहीं लगता था बिहाइंड द सीन्स कौन दोस्त है कौन नहीं है। और ये जाके लोगों के सामने गले मिल रहे हैं, वो चीज लीक हो गई और ये पता लग गया कि क्या WWE सारी फेक होती है, ये हील्स और बेबी फेसेस गले क्यों मिल रहे हैं। और इस पूरे कर्टन कॉल वाले मोमेंट की वजह से, बिकॉज शॉन माइकल्स उस समय चैंपियन थे, स्कॉट हॉल और केविन नैश WWE से चले गए, तो पनिशमेंट मिली यहाँ पे ट्रिपल एच को, बिकॉज ट्रिपल एच किंग ऑफ द रिंग उस साल जीतने वाले थे। और विंस मैकमैन ने उनको बोला कि इसके बाद मैं तेरे को वो नहीं दूंगा मौका, और उसकी जगह स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को पिक करा गया था, जिस कैरेक्टर ने ना ही सिर्फ स्टोन कोल्ड का जन्म भी दिया लेकिन ट्रिपल एच के इस रन को कैंसिल भी कर दिया। और फाइनली नंबर 1 पे एक ऐसी मोमेंट आती है जो कि अनबिलीवेबल है भाई, आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। और ये मैं बात कर रहा हूं साल 2005 की। अब 9/11 के अटैक्स के बाद WWE और पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत हिल चुका था, लेकिन मिस्टर मैकमैन का दिमाग हमेशा ऐसी चलता था कि रियल लाइफ सिचुएशन से अगर मैं कोई कैरेक्टर या हील बना दूं तो लोग उसको हेट करेंगे। और इस इटालियन बंदे को, जिसका नाम था मार्क कोपानी, इसको एक मिडिल ईस्टर्न बंदा बना दिया जो कि भाई कहीं से आया है और उसको पूरा ये स्टाइल दे दिया ऐसा, और जबकि वो खुद मिडिल ईस्ट का नहीं है, यूएस में बॉर्न हुआ है इटालियन, उसको नाम दे दिया मोहम्मद हसन और उसको बना दिया ये हील। और ऑब्वियसली उस पॉइंट पे जो चीजें चल रही थी यूएस के अंदर उसकी वजह से इसको बहुत हीट मिल रही थी और WWE ने उस हीट को देखते हुए डिसाइड करा इसको तो हम चैंपियन बना के छोड़ेंगे, इसका पूरा यूज करेंगे। लेकिन एक स्मैकडाउन के एपिसोड में जो कि टेप हो चुका था पहले ही, वहां पे एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां मोहम्मद हसन कुछ बंदों को लेके आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, बिल्कुल गुंडों की तरह लग रहे हैं, टेररिस्ट की तरह लग रहे हैं, और वो अंडरटेकर को अटैक करते हैं। और जिस दिन ये एपिसोड एयर हुआ यानी कि जुलाई 7, 2005 को, कुछ घंटे पहले उसी दिन स्मैकडाउन होने से लंदन में बॉम्ब अटैक्स हो गए थे। और ये चीज देखने के बाद WWE के फैंस ही नहीं बाकी पूरी दुनिया पागल हो गई कि ये क्या इन्होंने दिखा दिया, अभी तो बम गिरा है लंदन में, टेररिज्म ये सब हो रहा है, और उससे रिलेटेड एक सेगमेंट यहाँ पे आ गई। अब उसको देख के उन्होंने यूके और ऑस्ट्रेलिया वाले टेलीकास्ट में से तो वो सेगमेंट हटवा दी, लेकिन यूएस और कनाडा के टीवी पार्टनर्स ने तब भी उसको एयर करा एक वार्निंग के साथ। लेकिन इतनी ज्यादा हीट उन नेटवर्क्स पे बढ़ती चली गई और ये मेन स्ट्रीम में पूरी न्यूज फैल गई कि आखिर कैसे WWE ने ये चीज दिखाई कि ना ही सिर्फ उनको उस टेलीकास्ट के सारे रिपीट में से उसको हटाना पड़ा, उस सेगमेंट को निकालना पड़ा, लेकिन इतना ही नहीं भाई, मोहम्मद हसन का पुश उस दिन WWE में खत्म हो चुका, जो कि बंदा आने वाले टाइम में पहले अंडरटेकर को डिफीट करने वाला था और फिर बटिस्टा को हरा के बनने वाला था WWF चैंपियन। तो उस दिन अगर लंदन में बॉम्बिंग नहीं होती, मोहम्मद हसन भी एक दिन रेस करता WWF चैंपियनशिप इन द WWF। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से बताएं, क्या कमाल की ये चीजें थी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया और WWE उस चक्कर में मारी गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।